नमस्कार दोस्तों, हम लोग पिछले कई लेक्चरों में संविधान के चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को समझने का प्रयास किए। चैप्टर 3 में आपको बताया गया संविधान के द्वारा हम लोगों को कुछ गारंटी युक्त अधिकार दिए गए हैं। कहने का मतलब है इन अधिकारों को सरकार तक छीन नहीं सकती है और इसको 12 से लेके 35 तक हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर आया चैप्टर 4, तो वहाँ देखे अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में संविधान राज्य को कुछ निर्देश देती है, जिसको हम लोग हेडिंग के तौर पे देखे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान राज्य को कुछ निर्देश देती है और कहती है कि जब भी आप पॉलिसी बनाइएगा तो इन निर्देशों का पालन कीजिएगा। और उसमें अच्छी अच्छी बातें कही हुई थी कि आप पंचायत बनाइए, जो गरीब है उसको सहायता दीजिए, विधिक सहायता अगर देना चाहते हैं तो विधिक सहायता दीजिए, पंचायत बनाइए, पर्यावरण का सुरक्षा कीजिए, नशीली दवाओं का या नशीली पदार्थों का आप क्या कीजिए, बैन कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय रूप से शांति बना रहे इसका प्रयास कीजिए, राष्ट्रीय स्मारक जो है उसको सुरक्षित रखिए। तो इस तरह से जो भी अच्छी अच्छी बातें हो सकती थी सभी अच्छी बातों को वहाँ पे शामिल किया गया, चाहे वो समाजवादी सिद्धांत हो चाहे वो गांधीवादी सिद्धांत हो, ताकि हमारा एक राज्य जो है या हमारा जो देश है वो एक कल्याणकारी देश बने और सभी लोग जो है हंसी खुशी से रहें, सबका विकास हो। कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो इस तरह से सबका विकास हो, कोई एक जो है अमीर ना बन जाए और बाकी लोग केवल गरीब ना रह जाएं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को समझे। अब जब चैप्टर हम लोग आगे जाते हैं तो चैप्टर 4 में ही बाद में एक चैप्टर 4A जोड़ा गया। ये 1950 में नहीं था, 1976 में इंदिरा गांधी के काल में इसको जोड़ा गया और कहा गया नागरिकों का केवल अधिकार पाने का हक नहीं है, वो सरकार से केवल ये उम्मीद ना रखे कि सरकार हमको ये अधिकार देगी। नागरिकों से हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि उनका कुछ कर्तव्य है देश के प्रति भी और सरकार के प्रति भी। सरकार को भी उसको सहायता पहुंचाना है और देश के प्रति भी उनका कर्तव्य है। अगर देश से कुछ उसको मिल रहा है तो उसको भी तो देश को देना होगा। जैसे कि हम बात करते हैं, एक बच्चा है, बच्चा जो है वो उम्मीद करता है कि माता पिता से उनको सारी बेसिक सुविधाएं मिले, तो ये ठीक है, वो उसका अधिकार है। अगर उसको जन्म दिया गया है तो वो उम्मीद करेगा ही करेगा कि उसको बेसिक सारी सुविधाएं उनके माता पिता के द्वारा मिले। लेकिन उस बच्चा का भी कर्तव्य है कि अपने माता पिता का वो क्या करे, आगे चल के सेवा करे, उसका वो कर्तव्य होता है। तो उसी तरह से हमारे देश के प्रति जो है कुछ हमारा कर्तव्य है, जो कि चैप्टर 4A के रूप में स्थापित किया 1976 में। और इसको अनुच्छेद जो है वो चूंकि 50 में तो 1950 में इसको रखा नहीं गया था, तो जब 76 में संशोधन किया गया तो अनुच्छेद 51 में जहाँ पे कहा गया था अंतर्राष्ट्रीय हम लोग शांति बना के रखेंगे, उसी में 51A जोड़ दिया गया, क जोड़ दिया गया और 10 अधिकार के बारे में 10 कर्तव्य के बारे में वहाँ पे लिख दिया गया कि ये कर्तव्य जो है वो भारत के नागरिकों का है। बाद में उसमें संशोधन किया गया और उसके बाद एक और कर्तव्य जोड़ा गया और इस तरह से वर्तमान समय में हम भारत के नागरिकों का 11 कर्तव्य है और उम्मीद सरकार यही करती है कि इन कर्तव्यों को क्या करेंगे, हर भारत का नागरिक जो है वो पालन करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर इसका आप पालन नहीं कीजिएगा तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ कर्तव्यों का पालन नहीं भी करते हैं तो भी आपको अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन सरकार ये उम्मीद करती है और एक सभ्य हम अगर देश में रह रहे हैं तो जनता से या जो नागरिक है उसे हम उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि अगर आपको कहीं से कोई अधिकार मिल रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप जो है कुछ कर्तव्यों का क्या करें, पालन करें। तो चलिए आज इसको एक ही चैप्टर में यहाँ पे हम लोग माइंड मैप के जरिए ही सीधे इसको क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ फैक्चुअल चीज़ है। 11 कर्तव्य के बारे में बात करना है तो इसके लिए डिटेल लेक्चर लेने की कोई आवश्यकता है नहीं, माइंड मैप से ही चीज़ों को समझ सकते हैं। और आपको जानना है कि यहाँ पे 11 कर्तव्य कौन कौन से है, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछा जाता है, सीक्वेंस भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पूछा जाएगा 5वां कर्तव्य क्या है, तो इसी सीक्वेंस में दिया हुआ है, ऐसे ही आपको याद रखना है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कर्तव्य के बारे में बात किया गया है। सबसे पहला तो यही पूछा जाएगा कि ये जो मूल कर्तव्य है वो किस भाग के अंतर्गत आता है, किस चैप्टर के अंतर्गत आता है, तो चैप्टर 4A के अंतर्गत। अनुच्छेद अगर पूछे जाएगा, आर्टिकल पूछा जाएगा तो आर्टिकल 51A के अंतर्गत ये आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारा कुछ ड्यूटी है, कुछ कर्तव्य है। अब यहाँ पे कुछ अगर परिचय हम देखें तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ने की जो सिफारिश की गई थी वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी, जो कि इंदिरा गांधी के काल में ये स्थापित किया गया था।
ये समिति का गठन किया गया और यही समिति के द्वारा रिकमेंडेशन किया गया कि संविधान में कर्तव्यों के बारे में भी कुछ उल्लेख होना चाहिए ताकि नागरिकों को पता रहे कि अधिकार पाने का हक केवल ना है नहीं है, उसको कुछ कर्तव्य भी क्या करना है, निभाना है। तो इस तरह से इसमें कुल मिला के 12 सदस्य थे। 3 सदस्यों का नाम जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हमको देखने को मिला था, वो पूछा गया था, इसलिए 3 सदस्य का नाम लिखे हैं, ये कम से कम याद रखिएगा। बाकी 12 सदस्य तो गूगल में भी खोज रहे थे तो सबका नाम नहीं मिल रहा था, तो जब नहीं मिल रहा था तो छोड़ देते हैं। जो क्वेश्चन में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कम से कम उतना नाम याद रखिएगा। ये है सरदार स्वर्ण सिंह, इसकी अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया गया था। इसके अलावा कौन कौन से सदस्य थे, तो AR अंतुले, फिर है SS रे और CM स्टफिन। तो इस तरह से ये 3 नाम थे। टेस्ट अगर आप बनाइएगा, अब बनाना ही है, इस वीडियो को देखने के बाद आप सीधे ऐप में जो टेस्ट दिया गया है मौलिक कर्तव्य का उसको जाइए और क्या कीजिए, बना लीजिए, तो वहां पे ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो ये नाम याद रखिएगा कि ये जो थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के 12 सदस्यों में से 3 सदस्य थे। तो टोटल 4 सदस्य का नाम पता चल गया। बाकी सदस्य जो है अगर आपको मिलता है, याद रखने का मन है तो कर लीजिए। हम यहाँ पे तो 3 को याद करने के लिए, 4 को जो है वो याद करने के लिए आपको बोल रहे हैं, कम से कम इसको याद कर लीजिएगा। पहला सरदार स्वर्ण सिंह तो ऐसे ही याद रखना है, फिर है AR अतुले, SS रे और CM स्टफिन। इंदिरा गांधी को याद रखिएगा क्योंकि इसी के समय ये संविधान संशोधन क्या हुआ था, लागू किया गया था। तो ये रिकमेंडेशन देते हैं तो सरकार उसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करती है। कौन सा संशोधन होता है, तो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, और इस तरह से टोटल 10 मूल कर्तव्य को यहाँ पे संविधान में जोड़ा गया। तो पूछा जाएगा कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। लेकिन उस समय टोटल 10 मौलिक कर्तव्य ही थे या मूल कर्तव्य थे। बाद में 11 कर्तव्य को जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002। उम्मीद करते हैं SS तो आप समझ गए होंगे, पिछले वीडियो में ही या 2-3 वीडियो में हम बता चुके हैं। SS मतलब यहाँ संविधान संशोधन हम रहा है ना। चलिए, तो 11 मूल कर्तव्य को, 11वां जो मूल कर्तव्य था उसको जोड़ा गया। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या क्या कर्तव्य है। और अगर आज से पहले आपको कर्तव्य के बारे में पता नहीं था तो आज चलिए जान लीजिए, है ना। और इन कर्तव्यों को क्या कीजिएगा, पालन कीजिएगा। सबसे पहला चीज दिया गया है या पहला कर्तव्य बोलता है संविधान का पालन करें। तो संविधान में जो भी कुछ लिखा हुआ है, भारत का सबसे सर्वोच्च कानून है, सुप्रीम लॉ है, तो जो भी लिखा हुआ है सभी को पालन करना है। सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों को, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करें, आदर करें। एक एक करके आपको याद करना है क्योंकि सवाल इसी से पूछे जाते हैं। आपको पूछा जाएगा पहला कर्तव्य क्या है, तो पहला कर्तव्य तो हमारा संविधान जो है, सुप्रीम जो लॉ है, उसका क्या करना है, सबसे पहले उसको पालन करना है। जो भी वहां पे कुछ कहा गया उसका पालन करना है। साथ ही साथ यहाँ पे हम झंडा यहाँ पे दिए हैं, थोड़ा सा इधर हो गया, जगह नहीं था इसलिए, तो राष्ट्र जो ध्वज है उसका क्या करना है, सम्मान करना है। ऐसा नहीं है कि झंडा फहरा दिए, फहराने के दिन 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन, और उसके बाद उसको जहाँ फहराए थे वहीं छोड़ दिया, फटा पड़ा है, इधर उधर पोछा बना के उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रगान है तो राष्ट्रगान का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रगान चल रहा, कहीं पे भी राष्ट्रगान अगर बजना शुरू हो जाए तो हम लोग क्या होते हैं, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नाच गान क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों को संविधान का क्या करना है, पालन करना है, और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना है, सम्मान करना है, ठीक ना, आदर करना है। दूसरा हम लोगों का क्या कर्तव्य है, हम लोगों का कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने। स्वतंत्रता के लिए कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कई का नाम हम जानते हैं, कई का नाम हम नहीं भी जानते हैं। तो उन सभी को हम लोगों को अपना आदर्श मानना है। ऐसा नहीं है कि अपने फायदा के लिए किसी को अपना आदर्श बना लिया और अपने फायदा के लिए किसी को अपना दुश्मन बना लिया और इस तरह से छिटाकसी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग कभी कभी देखते हैं राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ऐसे किए जाते हैं। स्वतंत्रता जो आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उसको भी एक तरह से क्या किया जाता है, लांछन लगाया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चीज हमारा कर्तव्य है ना। उम्मीद करती है संविधान कि ये कर्तव्य को हम क्या करेंगे, पालन करेंगे। तो दूसरा उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा, पहला संविधान का हम लोगों को क्या करना है, पालन करना है। राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का क्या करना है, सम्मान करना, आदर करना है। दूसरा जो है स्वतंत्रता के लिए जो भी राष्ट्रीय आंदोलन में अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं उनको अपना आदर्श बना के रखना है और उनके लिए कोई भी अभद्र बात जो है वो नहीं करना है। फिर है भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि आपस में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्रीयता के नाम पे
किसी न किसी मुद्दे को उठा के आपस में लड़ते नहीं रहना है, सबको एकजुट होकर रखना है, क्योंकि एकजुट नहीं होइएगा बाहरी लोगों को फायदा होगा और बाहरी लोग जो है इसका फायदा अच्छे से उठाते हैं, ये चीज आपको भी पता है। घर में अगर किसी तरह से कमजोरी होगा तो बाहरी लोगों को तो फायदा होगा। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, मिलजुल के रहना है। जब हम लोग एक रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, एकता हम लोगों में बनी हुई रहेगी, तो कोई भी बाहरी आक्रमण हम लोगों के ऊपर हावी नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये करा है, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो इस तरह से यहाँ पे हम रक्षा के लिए दिए गए हैं कि अगर कभी ऐसा वक्त आ जाए कि देश आपका आह्वान करे कि आओ और यहाँ पे सैनिकों का क्या करो, सहायता करो, तो हम लोगों को उस पल के लिए भी तैयार होना चाहिए कि अगर सरकार हमको बुलाए तो हम जो है बिना सोचे जो है वो बॉर्डर पर जाने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए, ठीक ना। तो इसलिए कहा जा रहा है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। और देश की रक्षा केवल बॉर्डर पर जाके हम लोग नहीं कर सकते हैं, देश में बहुत सारे देश के संसाधन है, यहाँ तक कि रोड भी हमारा देश का ही क्या है, संसाधन है। हम लोग तो क्या करते हैं, रोड को या सार्वजनिक जो भी संपत्ति है उसको भी क्षति पहुंचा देते हैं। कभी कभी नेम प्लेट लगा हुआ रहता है, वहाँ पे पता चला है कहीं पे 10 किलोमीटर लिखा हुआ है, 10 में से क्या कर दिया, वहाँ पे 1 को हटा दिया, 0 किलोमीटर हो गया। तो ये भी आप क्या कर रहे हैं, देश का रक्षा नहीं कर रहे हैं, देश के संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों से दूर भाग रहे हैं, ठीक ना। तो आपको केवल अधिकार पाने का हक नहीं है, आपका कुछ कर्तव्य है, उसको भी आप पालन कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे चौथा है, तो चौथा बोलता है कि अगर देश के रक्षा के लिए आह्वान करेगी सरकार तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हाथ मिलाता हुआ है, यानी कि सब आपस में मिलजुल के रहे, इसके बारे में कुछ कहा होगा। भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, है ना। सभी लोग मिलजुल के रहेंगे, चाहे वो धर्म है, भाषा है। अभी देख रहे हैं धर्म के नाम पे कभी कभी लड़ने लग जाते हैं। अभी हिंदी और दक्षिण भारतीय भाषा के नाम पे क्या हो रहा है, विवाद खड़ा किया जा रहा है। तो सरकार जो है या टॉप मोस्ट जो है उनको भी ये प्रयास करना चाहिए कि आम जनता अगर इस तरह से क्या कर रही है, किसी तरह से भेदभाव कर रही है, तो उसको समझाना चाहिए। क्योंकि सरकार जो है अगर घी में कहते हैं ना, यहाँ पे आग लगाएगी तो क्या होगा, सरकार चाह रही है कि इस तरह से भेदभाव हो जाए और उसके बाद हम इसका फ़ायदा उठाएं। तो सरकार जो है ऐसा ना करे। सरकार कहने का मतलब है कुछ राजनीतिक दल के लोग जो है इस तरह से कभी कभी हम लोगों को लगता है कि वो ऐसा कर रही है और इन मुद्दों को भड़का रही है। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको क्या करना है, रोकना है, चाहे वो सरकार हो या विपक्षी हो, चाहे कोई भी आम नागरिक हो, चाहे कोई एक आम नेता हो। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, सम्मान, समरसता और भ्रातृत्व भावना पैदा करना है। भेदभाव पर आधारित न हो उन प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। ऐसा कोई भी प्रथा जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है, उन प्रथाओं को हमको क्या करना है, त्याग देना है। जैसे सती प्रथा था, त्याग दिए ना हम लोग। तो इस तरह से अभी भी ऐसा कोई प्रथा है जो कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है, तो उन प्रथाओं को त्यागना है। ये हमारा कौन सा कर्तव्य है, 5वां कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका परीक्षण करें। तो इस तरह से हमारे भारत में बहुत सारे विविध धर्म पाए जाते हैं, संस्कृति पाए जाते हैं, लोगों का रहन सहन जो है अलग है, पूजा पाठ करने का तरीका अलग है। तो हम लोगों का संस्कृति कहते हैं ना बहुत समृद्ध है। तो दूसरे जो संस्कृति है उसको अपने संस्कृति के ऊपर हम हावी होने न दें और अपने जो संस्कृति है उसके महत्व को समझें। कभी कभी कहते हैं ना, घर कर मुर्गी दाल बराबर, कहते हैं हम लोग गाँव घर के भाषा में, कि अपना जो संस्कृति है उसका महत्व को हम समझते ही नहीं और लगता है कि बाहर वाला जो है वही सबसे बेस्ट है। तो इस तरह से अपना जो संस्कृति है उसके महत्व को भी समझना है और उसका संरक्षण करता है, उसको प्रिजर्व करना है। जैसे झारखंड के बारे में बात करते हैं तो कहा जाता है आदिवासी समाज में या हम लोगों का जो झारखंडी संस्कृति है उस पर जो पश्चिमी संस्कृति है वो धीरे धीरे हावी हो रहा है और अपना जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, अखरा जो हम कह सकते हैं हम लोगों का संस्कृति था वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, छूटते जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है कर्तव्य जो है हम लोग पालन करेंगे, अपना भाषा, संस्कृति, सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे और इसका परिरक्षण भी करेंगे। फिर है सातवां है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पर्यावरण के बारे में कुछ कहा जा रहा होगा। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य प्राणी आदि आते हैं, रक्षा संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। तो यहाँ पे कहता है प्रकृति पर्यावरण जिसके अंतर्गत कौन आ रहा है, वन आ रहा है, झील आ रहा है, नदी आ रहा है, वन्य प्राणी आ रहे हैं, उसको क्या करना है, रक्षा करना है। ऐसा नहीं है कि नदी है तो कोई भी गंदगी को बहा दिए। शहर में देख रहे हैं कि शहर का गंदगी कहाँ बहा दिया जाता है, कभी कभी नदियों में बहा दिया जाता है। नदी जो है प्रदूषित हो रही है, समुद्र जो है वो प्रदूषित हो रहे हैं। तो इस तरह से नदी हो, झील हो, वन्य प्राणी है, इसके प्रति हम लोगों को
दया भाव रखना है ना। ऐसा नहीं है कि कोई जानवर है तो उसको क्रूरतापूर्वक मारा जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। अभी दिल्ली वाला जो कुत्ता वाला केस जो है वो सुने ही होंगे। तो इस तरह से ये 7वां कर्तव्य है। फिर हम लोग 8वां कर्तव्य देते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। कि कोई भी चीज को हम एक साइंटिफिक वे में समझने का क्या करें, प्रयास करें। एक सोच जो है वैज्ञानिक सोच रखिए। वैज्ञानिक सोच से किसी चीज को देखिएगा तो अंधभक्ति जो है कहते हैं ना, या अंधविश्वास जो है वो किसी के ऊपर हम लोग का नहीं होगा। तो इस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, मानवता और ज्ञानार्जन का तथा सुधार की भावना का क्या करें, विकास करें। फिर है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से क्या रहें, दूर रहें। तो इस तरह से सार्वजनिक जो भी संपत्ति है उसको क्या करना है, सुरक्षित रखना है। सरकार की संपत्ति है, कहने का मतलब है सरकार मतलब कौन है, हम है, तो हमारी संपत्ति, तो उसका क्या करना है, सुरक्षा रखना है, सुरक्षित रखना है। और साथ ही साथ लड़ाई झगड़ा, हिंसा, मारपीट, ये सब से हम लोगों को दूर रखना है। ये हमारा कर्तव्य है। तो इन सब कर्तव्यों का हमको पालन करना होगा। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों की सभी क्षेत्रों सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयत्न उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छीले। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों चीजें, कहते हैं ना कि अगर आप खुद का प्रगति कर लीजिएगा तो देश अपने आप प्रगति करेगा। अगर हम जो है देश के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं तो हम अमीर बने तो हम भी तो टैक्स देंगे। तो इस तरह से देश भी धीरे धीरे, अगर मान के चलिए भारत देश के सभी लोग जो है वो करोड़पति बन जाएंगे तो पूरा देश ही क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। तो इस तरह से कहा जाता है अगर एक व्यक्ति का विकास होता है तो देश का विकास होता है। तो व्यक्ति का विकास हो चाहे सामूहिक, ऐसा ना हो कि अपना विकास करने के चक्कर में दूसरा को सबको गरीब कर दिया, ऐसा भी नहीं करना है। मतलब हम विकास करें, इससे दूसरा को कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। वो भी विकास करें, हम भी विकास करें, है ना। तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों को सतत क्या करना है, उत्कर्ष की ओर बढ़ना है। लगातार हम लोग क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, तभी धीरे धीरे हमारा देश भी क्या होगा, डेवलप होगा। उसके बाद है 10वां के बाद 11वां है, यहाँ पे पेन देख रहे हैं, यानी शिक्षा से संबंधित है। इसको बाद में जोड़ा गया 66वां संविधान संशोधन 2002 में। यदि आप माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष आयु वाले बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा, कहते हैं ना कि बच्चा पैदा करके छोड़ नहीं देना है, ठीक ना। अगर आप किसी बच्चे के गार्जियन हैं या आपका खुद का बच्चा है तो आपका ये कर्तव्य है कि उसको 6 से 14 साल तक का अगर बच्चा है तो शिक्षा उसको प्रदान करें। सरकार भी अधिकार देती है, गारंटी देती है कि आप जो है स्कूल भेजिए, हम उसको शिक्षा देंगे, लेकिन आप भेजिएगा तब ना। तो इस तरह से आपका कर्तव्य भी कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा देना है। और सरकार ये अधिकार भी देती है उन 6 से 14 साल के बच्चे को कि तुम आओ, हम तुमको शिक्षा देंगे। तो इस तरह से कर्तव्य और अधिकार दोनों जुड़ गया। तो यहाँ से माता पिता अपना कर्तव्य का पालन करेंगे, उधर जो है सरकार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उस बच्चे को शिक्षा का अधिकार के तहत शिक्षा प्रदान करेगी। तो ये हमारा 11 अधिकार था। तो हम जो है इसको आधे पेज में यहाँ पे क्या कर दिए है, निपटा दिए। एक नज़र देखिएगा, सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा। इसका डिटेल लेक्चर लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। इन 11 अधिकार को आप याद रखिए, बस माइंड मैप से ही आपका काम चल जाएगा। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं, आपका समझ लीजिए फर्स्ट चैप्टर जो है आज जाके खत्म हुआ। इतना लंबा दिन चल रहा था, तो फर्स्ट चैप्टर खत्म होने के साथ आपको पता हो जाना चाहिए कि आपका लगभग 30% जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। और सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होते होते आपका 60% सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा टाइम खींचा रहा है। आप लोगों को बस यही जाना है कि यहाँ पे चैप्टर जो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये लंबा लंबा चैप्टर है। बाकी जो चैप्टर है वो छोटे छोटे हैं। मतलब 3 चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो लगभग 70-80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के जो चैप्टर हैं वो छोटे छोटे हैं, बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि आप विषय सूची में देख भी सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भाग 5, यानी कि चैप्टर 5 जो है वो होगा संविधान का। लेकिन हम लोगों का क्लास नोट का चैप्टर जो होगा वो होगा चैप्टर 2। उम्मीद करते हैं कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। हम लोगों का जो नोट्स है उसका चैप्टर 2 और संविधान का जो चैप्टर होगा वो चैप्टर क्या होगा, 5 होगा। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग संघ सरकार के बारे में जानेंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। उसके बाद आपका भाग 6 होगा, यानी चैप्टर 6 होगा, जिसमें हम लोग राज्य सरकार के बारे में जानेंगे। और उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर होंगे और पॉलिटिक्स के अंत की ओर हम लोग क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे सारा चीज़ जो है हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। माइंड मैप से रिवाइज भी हम करवाते चल रहे हैं, क्वेश्चन भी आपको देते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप जो है इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा और क्वेश्चन बनाइएगा। और देखिए धीरे धीरे कैसे आपका कमांड जो है इस सब्जेक्ट में बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।